इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है, और हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है 9:30 से 10:30। आज का हमारा 994वां यानी कि 994th सेशन है। और आज हमारे बीच अपने मौजूद है अपने डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया जी, जो पहले भी आईएफपीएच पे काफी प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं, रिसर्च पेपर्स सबमिट कर चुके हैं। डॉक्टर सूरज सिंह बीएचएमएस एमडी है होम्योपैथिक फार्मेसी में, और फिलहाल विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन सेलम से पीएचडी भी कर रहे हैं, और होम्योपैथी फार्मेसी विभाग पारुल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर भी हैं। कई इन्होंने जर्नल्स में अपने पब्लिकेशंस पब्लिश किए हैं, और जैसा कि मैंने कहा, एएफपीएच पे रेगुलर प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है डॉक्टर सूरज का, वो है लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। उसके ऊपर आज डॉक्टर सूरज अपना सेशन देंगे। यस, अभी आएगा इसमें। इज इट विजिबल मैम? यस। नाउ इट इज विजिबल ना? यस। यस। ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन इन होम्योपैथी, और हमें इस लिमिटेशन को कैसे कम करना है और कैसे ओवर पावर करके हमें अपनी पैथी को, होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाना है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पहला पार्ट जो है वो हमारा लिमिटेशन का रहेगा, इन जनरल, क्लिनिकल हो या फार्मेसी हो। और उसके बाद हम देखेंगे, चूंकि हम फार्मेसी को अभी ज्यादा इस पहलू में अगर हम देखें तो फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू ओवरकम द लिमिटेशन एंड टू रेज द स्कोप। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस। ठीक है, तो हमारी जो होम्योपैथी है, एज अ नेम सजेस्ट, सिमिलर सफरिंग। होम्यो इज अ सिमिलर एंड पैथी इज अ सफरिंग। तो हमारे इसमें मेनी होम्योपैथिक रेमेडीज आर अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड, यानी हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड है। और वो इतनी ज्यादा अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड है कि उसमें जो कण या जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो बात करें तो हम उसको शोकेस या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अबाउ द एवोगैड्रो नंबर है। इट इज लेस देन द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल, less than the thousands of a single section of the hair. So it is very very less amount, negligible। और इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो इसको बहुत बेहतर या जो इसके एविडेंस को या इसके इफेक्ट को शो कर सके साइंटिफिक तरीके से, सो दैट हम इसे प्लेसिबो ना बोलें। क्योंकि हमारे इसमें अभी जैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो होम्योपैथी इज नॉट एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड वाइड, ओनली फ्यू कंट्रीज एंड द एरियाज आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा लैक्यूना इसलिए है क्योंकि हमने ये सिद्ध नहीं कर पाए कि हमारी अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन में कौन से ऐसे तत्व है या कौन से ऐसे कंपोजिटरी है जो एक्शन को रिफॉर्म करते हैं। एक्शन रिफॉर्मेशन ये फार्मेसी का पार्ट है जिसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बीच बीच में आपको फार्मेसी जो है उससे इंट्रोड्यूस करूंगा, so that you can also know about the importance of pharmacy and why the pharmacy is a pillar of every science। और इसके अलावा अगर हम प्लेसिबो की बात करें तो जैसे प्लेसिबो नॉन मेडिकेटेड सब्सटेंस है ना, तो उसी तरीके से अभी होम्योपैथी इज जस्ट ट्रीटेड एज अ मैजिक इफेक्ट। इफेक्ट तो है, ऐसा नहीं है बीमारी ठीक नहीं हो रही है, सोरियासिस ठीक नहीं हो रहा है, बट स्टिल वी हैव सो मेनी लैक्यूनास बिहाइंड दैट। So the main important evidence is lack of scientific presentation। हम सिम्टम्स की बात करते हैं या हम अपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम क्लिनिकल केस रिपोर्ट की बात करते हैं, हम केस सीरीज की बात करते हैं, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हाउ द मेडिसिन एक्ट ऑन द बॉडी, so that is the pharmacodynamic, what the body does
सॉरी व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। तो ये जब हम रिफॉर्म करेंगे थ्रू द होम्योपैथिक मेडिसिन विच इज अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड, एक्सेप्ट मदर टिंचर। अभी मैं मदर टिंचर नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि मदर टिंचर ऑलरेडी इट इज द एक्सट्रैक्ट एंड द क्रूड पार्ट, इसमें एटम्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, सारे आयनिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये हमें समझना जरूरी है कि हमें किस लेवल पे एविडेंस देना है, अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन के या मॉडरेट डोज के या मदर टिंचर के या लोअर एटीन्यूएशन या ट्राइचुरेशन के, दैट वी वांट टू नो एंड these आर important फॉर showcasing द एविडेंस। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ एक्शन। एज वी नो, generally homeopathy considered as a slow acting in cases of emergency or life threatening disorders like asthma, acute attack of asthma, any injuries या severe infection where we need the fast action। तो ये मोड ऑफ जो एक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि हमारी पैथी इमरजेंसी में काम नहीं करती है, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में, इंजरी में काम नहीं करती है। वी हैव सो मेनी मेडिसिन, जैसे हमारे इसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस है जो एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में हम मदर टिंचर यूज करते हैं। वी हैव सो मेनी अदर मेडिसिन विच हैव एक्यूट इमरजेंसी which work on the various injuries। बट कहने का मतलब यह है कि उसका एविडेंस हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस शब्द का ये मतलब ना समझिएगा कि हमारी कोई इंजरी की मेडिसिन नहीं है, हमारे इसमें मेडिसिन है। हमारे इसमें कई सारी ऐसी मेडिसिन है जो हम कोमा पेशेंट में भी या एक्यूट या इंटेंसिव केयर यूनिट में भी हम पेशेंट को देते हैं और एक्सीलेंट रिजल्ट भी आता है। बट जहां तक हम एक्शन की बात करें तो वी हैव टू शोकेस द एक्शन इन अ एक्यूट एंड इन अ फास्टेस्ट मोड। तो वो ना बता पाने के कारण ऐसा बोला जाता है कि होम्योपैथी इज अ स्लो एक्टिंग एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। अब जैसे इसमें अगर हम सर्जरीज की बात करें तो सर्जरी इज अ सेपरेट ब्रांच, यस इट इज एक्सेप्टेड। तो सर्जरी में अगर अपेंडिक्स बस्ट हो गया है या इंग्वाइनल हर्निया है या अम्बिलिकल हर्निया है या फीमोरल हर्निया है, सो दैट शुड बी करेक्टेड ओनली सर्जिकल इंटरवेंशन, सो इट इज द सेपरेट पार्ट। बट वहां पे भी हम प्री सर्जिकल एंड पोस्ट सर्जिकल में किस तरीके से एफिकेसी को शो कर रहे हैं उसका एविडेंस बताना जरूरी है। Otherwise, homeopathy is just considered as a slow acting in the serious condition. So again, there is a lack of evidences, mode of action, how the medicine act on the body। जैसे अगर मैं बोलूं आपको एपिस मेलिफिका में एक सिम्टम है हीमैचूरिया, ठीक है, ब्लड और ट्रेसेस ऑफ आरबीसी अपीयर्स इन द यूरिन, तो उसको हमने बोला हीमैचूरिया। अब हीमैचूरिया कई सारी डिसीज कंडीशन का एक सिम्टम है, रीनल कैल्कुलाई में भी हीमैचूरिया होता है, नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम में तो भी हीमैचूरिया एक्यूट फेज में हो सकता है, बिकॉज वो क्रॉनिक कंडीशन है तो क्रॉनिक की बजाय एक्यूट में मिलेगा आपको, या यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है तो भी हीमैचूरिया हो सकता है, सिस्टाइटिस है तो भी हीमैचूरिया हो सकता है, नेफ्राइटिस है तो भी हीमैचूरिया हो सकता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो भी हीमैचूरिया हो सकता है। सो हमने स्पेसिफिकेशन नहीं किया है कि मुझे एपिस मेलिफिका in what basis, in what we can say the classification of the enzymes and the classification of the cellular events, मुझे कब एपिस मेलिफिका का 30 देना है या 200 देना है या कितना डोज देना और कितना रिपीट करना है, ये किसी भी मटेरिया मेडिका में नहीं लिखा गया है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम यानी इन जनरल WHO says homeopathy is not mainstream line, it is some others accessory mode of treatment। why? Because we are unable to showcase their action, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आर्निका मोंटाना, इट वंडरफुल एक्ट ऑन कंट्यूजन, ठीक है, इंटरनल इंजरी नॉट एक्सटर्नल वन, ठीक है। तो आर्निका मोंटाना का कितना डोज में कितना कंसंट्रेशन में वो लाइसिस करेगा या फाइब्रोसिस करेगा या एपिथेलियलाइजेशन करेगा
या कैपिलरी डैमेज को रिपेयर करेगा, ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन करेगा, कोलेजन का एक्यूमुलेशन करेगा, दैट वी वांट टू नो विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन. So again, it is not given in any materia medica. So unfortunately, homeopathy said to be a slow acting. ठीक है, तो इसलिए ये हमने जानबूझ के स्लाइड रखी है. इवन दो आई एम ए होम्योपैथ, तो ये मुझे रखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ हमें एविडेंस से शो करना है. अदरवाइज इट इज सेड टू बी प्लेसिबो इफेक्ट और मैजिक इफेक्ट और स्लो एक्टिंग मेडिसिन, नथिंग मोर. नाउ अगर हम प्रैक्टिशनर की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारा क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन है, करेक्ट. सो हमारे रिजल्ट जो है वो डिपेंड करते हैं कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर के एक्सपीरियंसेस और स्किल्स पे. बट वेयर इज द स्पेसिफिसिटी, ठीक है. अभी मॉडर्न पैथी भी जो है वो स्पेसिफिक रेमेडी पे आ गई है. अभी मॉडर्न पैथी भी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है या इंडिविजुअलाइजेशन को एक्सेप्ट करती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे हैव नो स्पेसिफिकेशन इन द डिसीज क्लासिफिकेशन विद द रेमेडी. क्यों ना हम एक, हमारे इसमें रेपर्टरी तो है, हम एक रूब्रिक पे हमारे इसमें कम से कम 10-12 60 मोर देन 60 मेडिसिन आ जाती है. some are in italic, some are in bold, some are in roman parenthesis. So why not we can make a specification as per the taxonomical classification of the disease? Why not? तो एक इन जनरल मुझे एक समझ में आए कि अच्छा मेरे पास एक्जिमा का पेशेंट है. इन जनरल यस, वी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वी बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, वी बेस्ड ऑन टेम्परामेंट, बट हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए मेडिसिन का. हम रेपर्टरी भी तो यूज कर रहे हैं ना, रेपर्टरी में भी इंडिविजुअलाइजेशन है, रूब्रिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर्स है, but ultimately there are certain chapters which are specific for a particular common symptom. yes या no? तो हमारे इसमें, क्योंकि हर होम्योपैथ का एक अपना नजरिया है, ठीक है. कोई पेड़ की छाल देखेगा जिसको हम बार्क बोलते हैं, कोई पेड़ का लीव्स या उसकी टहनी किस तरीके से मोल्ड हो रही है. सो एवरी परसेप्शन, एवरी practitioner having different perception, different angles and different vision. तो स्पेसिफिसिटी जब तक नहीं होगी तब तक हम वैलिडेशन कैसे लाएंगे. अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट द individualization and constitution and temperament. What we want, WHO says, if a mainstream, if any science exists on both individual and specific pattern, so it should be like very beautiful and it should showcase in a large area. तो अगर हमारा स्पेसिफिक नहीं है, इंडिविजुअलाइजेशन ही है, अनकॉमन ही है, तो अल्टीमेटली हमें कॉमन को भी लेके स्पेसिफिक या हमें स्पेशलाइजेशन कुछ मेडिसिन का करना पड़ेगा. तो ये चीज हमारे इसमें जरूरी है. जैसे अगर हमने एक डिसीज लिया, जैसे हम एक्जिमा की बात कर रहे हैं, उसमें भी कई सारी वैरायटी है, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा, ठीक है. तो उस एक्जिमा में भी हमारी कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन उसमें पोर्ट्रेट हो रही है, दैट वी वांट टू शोकेस. क्योंकि अगर हमारे पास एक, बोलते ना, एक मैथ बॉक्स ही नहीं है, एक हमारे पास एक टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है with the gradation of the number of medicine except repertory, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. क्योंकि हर किसी का एक अपना अपना पैटर्न होता है, ठीक है. आप एलोपैथी में देखिए, दे हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न. टीबी है तो आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पाराजिनामाइड, इथेम्बुटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन, दे हैव अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं दवाई पे बेस्ड है, उनके इसमें भी स्पेसिफिक रेमेडीज है फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन इफ डिसीज इज नॉट क्योर एज पर द कॉमन वन. तो हमारे इसमें कम से कम एक ये पैटर्न तो डेवलप कर रहे, सो दैट वी कैन ओवरकम द लिमिटेशन पार्ट. अल्टीमेटली हमें इंडिविजुअलाइजेशन ही करना है, बट एट सर्टेन लेवल वी वांट दैट
specific part and therapeutic part. We have therapeutic materia medica, we have so many repertory which is based on therapeutic part, but where is the specification in the taxonomical classification as per the gradation of the medicine by Fuzzy and the uh, Bayesian theorem? So that we want, not ideal for acute and surgical condition. अभी अगर हम बात करें सर्जरी की, तो अगेन वी हैव सो मेनी स्कोप इन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ओके, बट अल्टीमेटली सिर्फ होम्योपैथी दवाई देके हम उसकी एफिकेसी को शो नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा रिसर्च डिजाइन बनाना है जिसको हम फैक्टोरियल डिजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन यानी जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम आरसीटी एनआरसीटी की बात करें, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल एंड नॉन रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, तो रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल इट इज मोर प्रिफरेबल, मोर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द बायस। तो यहाँ पर हमें जब आरसीटी की बात करते हैं तो उसमें कई सारे उसके टाइप से कैटेगरी है। वन ऑफ द कैटेगरी इज फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है, जैसे मेडिसिन प्लेसिबो, प्लेसिबो प्लेसिबो, मेडिसिन प्लेसिबो, मेडिसिन मेडिसिन, सो दे हैव 4 डिफरेंट कैटेगरीज। तो जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो वी यूज एनोवा टेस्ट, ये हम बायोस्टेट और रिसर्च में पढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको सर्जिकल कंडीशन में अपनी होम्योपैथी की एफिकेसी को शोकेस करना है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा सर्जिकल इंटरवेंशन विद होम्योपैथिक मेडिसिन, सर्जिकल इंटरवेंशन विद एलोपैथिक मेडिसिन, surgical intervention with both allopathy and homeopathy and some other standard regimen. Then only we can say yes, homeopathy is more effective or less effective or comparative effective with other mode of treatment, with other standard regimen. तो ये स्टडी डिजाइन हमें बनाना पड़ेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कि हमारी मेडिसिन प्री एंड पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशन में काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। वी हैव सो मेनी मेडिसिन, स्टेपिजेग्रिया, चाहे स्यूचरिंग हो या बैड स्यूचरिंग हो या माल फॉर्मेशन हो, वी हैव सो मेनी मेडिसिन, आर्निका, वी हैव कैलेंडुला, बट we want to make some research design so that we can showcase their efficacy with along or in compare to the parallel design with the standard regimen, with the specific research methodology and the correct statistical tool which is the ANOVA, analysis of covariance। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बोलने से नहीं होता है। we have to showcase the evidences which is publicly and which is published in some domain. Now we have Scopus journal, now we have Web of Science, we have SCI, we have PubMed journal, we have peer review journal। तो जब तक हम ये स्टडी नहीं करेंगे, so ultimately we are not going to showcase this work on such international platforms। तो लोग कैसे समझेंगे? लोग यानी हम WHO की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है। Placebo effect concern. Some benefit reported by patient may be due to placebo effect, personal attention or natural recovery rather than the remedy itself। तो ये जो प्लेसिबो इफेक्ट जो है ना, हमें इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट जनरली इट इज नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल इन होम्योपैथी, आप एलोपैथी में भी देखेंगे, दे जनरली यूज सम subjectives and conjoint medicines which are not showcasing that therapeutic action, but yes it is used after the main medicine। तो हमारे इसमें प्लेसिबो हम देते सेकेंड बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि प्लेसिबो का इफेक्ट क्या है, या प्लेसिबो का हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज अ मैजिक इफेक्ट, ठीक है। तो वो हमें ये इंटरवेंशन में लाना पड़ेगा कि व्हाई दिस पार्ट इज यूजफुल इन कंपैरेटिव टू द मेन मेडिसिन। सो द प्लेसिबो इफेक्ट कंसर्न इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर हम बार बार प्लेसिबो की बात करते तो अगेन वो एक मैजिक वर्ड आ जाता है।
सो पीपल ऑल्सो थॉट, पीपल यानी WHO, आप बार बार ये समझिएगा, पीपल यानी हम WHO या एक स्टैंडर्ड मेडिकल फ्रेटर्निटी या एसोसिएशन की बात कर रहे थे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो उनको हमें ये समझाना जरूरी है वाई प्लेसिबो, एंड इट इज नॉट ऑलवेज अ अनमेडिकेटेड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें अपने आप में परसेप्शन को चेंज करना है कि प्लेसिबो इज ऑल्सो एक्ट एज अ मेडिसिन, ठीक है, बट इन समवेयर वी हैव टू शोकेस द ब्यूटी ऑफ प्लेसिबो इन सम रिसर्च डिजाइन। जैसे हम बोलते हैं RCT, तो कैसा होना चाहिए, पैरेलल डिजाइन होना चाहिए, रेंडमाइज कंट्रोल डिजाइन होना चाहिए। तो एक तरफ मेडिसिन है, एक तरफ प्लेसिबो है। तो प्लेसिबो इज नॉट नल, इट हैज सम एक्शन, but don't showcase this action as a magic effect. Try to understand, see, there is a very small line demarcation between placebo and medicine. So we have to understand this effect of placebo and effect of medicine. When we showcase this, तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ, हम जो प्लेसिबो दे रहे हैं, which is the second best prescription, it is a medicinal part, it is not a magic effect and unwanted medicine. So that we want to showcase. Next is delayed proper treatment risk. Homeopathy for serious diseases may delay effective medical care and worse outcome. अभी ये जो है पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये भी कैटेगराइजेशन, जो मैंने आपको पहले बोला था, मोनोलॉग बनाना, ठीक है, जो किसी भी फार्माकोपियम या मटीरिया मेडिका या रेपर्टरी में नहीं है, तो हमें ये भी बताना है कि अच्छा, कंफ्यूजन का अगर ग्रेड 1 है तो ये मेडिसिन है, कंफ्यूजन का ग्रेड 2 है तो ये मेडिसिन है, कंफ्यूजन का ग्रेड 3 है तो ये मेडिसिन है, ग्रेड 4 है तो ये मेडिसिन है। तो एज पर द कैटेगरी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज वी हैव टू आल्सो मेंशन द वेरियस मेडिसिन and the drugs, the selection and the choice of medicine as per the grade of disease. तो यहाँ पर पेशेंट का ही फॉल्ट नहीं होता है, पेशेंट किस डिसीज कंडीशन में आ रहा है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वैसे तो हम बहुत कम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऑर्गेनॉन या हमारे फिलोसोफर में कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटोलॉजी की बात है, तो हम सिर्फ सिमिलर बेसिस पे मेडिसिन देके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। सो इट इज फॉल्स। तो अगर पेशेंट आ रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन करवाए, हम रूल आउट करें कि अगर कैंसर है तो TNM क्लासिफिकेशन देखे कि कितना ट्यूमर इन्वेड हुआ है, कितने लिम्फ नोड उसके इन्वॉल्व हुए, कितना मेटास्टेसिस हुआ है, उसका ग्रेड क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम हमारी मेडिसिन का स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है। सपोज इफ इट इज डीप एक्टिंग लाइक नोजोट, सो वी शुड अवॉइड नोजोट, अदरवाइज कैंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लग जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन, फाइनली डिक्लाइन ऑफ पेशेंट। तो हमें ये ग्रेडेशन भी देखना है। तो यहाँ पर हमारे लैक्यूनाज है, इस कारण से हमारी कई सारी मेडिसिन, इसलिए बोला जाता है होम्योपैथी इज नॉट ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर सीरियस डिसीज कंडीशन एंड इट डिलेज द केयर and it was the condition in serious disorder like cancer and some other systemic disorder and autoimmune। तो वहां पे ये डिसीज की तरफ से फॉल्ट या पेशेंट की तरफ से फॉल्ट नहीं है, ये हमारे तरीके से फॉल्ट है। हमें ये ग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है। मटेरिया मेडिका जो पहले लिखी गई है, या जो सिम्टम्स या जो सिलेक्शन जो है, वो हमारा जो अपग्रेडेशन है वो होना जरूरी है। Now we have to prepare a materia medica like gradation of symptom, like gradation of disease, like as per the different systemic, as per the different level of treatment. When we prepare materia medica like that with the concentration and dosage, कि मुझे आर्निका का इतना 50 या 100 माइक्रोलीटर यूज करना है कंटीजन को ठीक करने के लिए इन ग्रेड 1, then only we can say yes, homeopathy is effective इन सीरियस डिसीज ऑल्सो। इसलिए आप ये ना समझिएगा कि हर स्लाइड में आई एम अपोजिंग द इफेक्ट और द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। नो, आई एम ऑलवेज विद होम्योपैथी, आई एम ऑल्सो होम्योपैथ, बट एज पर माई फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम मोर कंसर्निंग अबाउट द स्पेसिफिसिटी, क्योंकि
फार्मेसी में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यूजी है चाहे पीजी है या आपका पीएचडी भी हो गया, तो स्पेसिफिसिटी होना बहुत जरूरी है। आपका ड्रग किस पर्टिकुलर सेल पे जाके बाइंड हो रहा है, कौन सा रिसेप्टर है जहाँ पे वो सेलुलर मॉडल जो है उसको एक्ट करता है, कौन सा क्रैप साइकिल या एडीपी एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, कैसे सेल साइकिल आगे बढ़ती है, कैसे प्रोग्रेशन होता है, कैसे नेक्रोसिस, कैसे एपोप्टोसिस, और दैट वी वांट ऑल दैट पार्ट। सो ये समझना जरूरी है, अदरवाइज अगेन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी विच इज नॉट अ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। Another one is quality control, standardization, regulation of homeopathic medicine। ठीक है, रिसेंटली लास्ट टाइम I just want to share my experience, not to criticize anyone. I published one of the book based on a new scale which is known as a Sun's scale for potentization, और वो हमने पब्लिक डोमेन में भी डाली है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। अ न्यू स्केल, फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू स्केल बाय सन्स स्केल। तो जब किसी ने ये पढ़ा, वो भी होम्योपैथी है, तो सबसे पहला सेंटेंस आया कि हमारे फार्माकोपिया में तो कोई ऐसी स्केल है ही नहीं, हम तो सिर्फ डेसिमल, सेंटीसिमल, 50 मिलीसिमल जानते। पर क्यों, व्हाई नॉट सम अदर स्केल? क्या आपको लगता है आपकी दवाई 1 जेम 9, 1 जेम 99 या 1 जेम 50,000 पे ही काम करती है? क्या 1 जेम 4 पे काम नहीं कर सकती? क्या 1 जेम 1 पे काम नहीं कर सकती? क्या 1 जेम 6 पे या 107 पे काम नहीं कर सकती? क्या जो फार्माकोपिया में लिखा है हमें उस पे स्टक होना है? तो दीज आर द देर आर सो मेनी लूप होल्स। द प्रॉब्लम इज दैट होम्योपैथी में हम अपनी ही टांग खींच रहे, जिससे हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। इन मॉडर्न प्रैक्टिस दे आर इन अ यूनिटी, they make a collaboration with international also, forget about national, they have international collaboration and they work together। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारे फार्माकोपिया, आई एम नॉट अगेंस्ट फार्माकोपिया, बट व्हाट आई ऑब्जर्व इन लास्ट टू लास्ट मंथ, जब हमने इनविट्रो किया तो हमें एक सीरीज ऑफ डाइल्यूशन बनाना पड़ता है कि हमें, बिकॉज वी डोंट नो कि हमें 50 माइक्रोलीटर पे इनिबिशन मिलेगा कि 100 पे मिलेगा या 150 पे या 200 पे। समटाइम व्हाट वी फाउंड कि 1 जेम 4 वाला जो हमने फॉर्मुलरी प्रिपेयर किया है किसी भी लोशन या ऑइंटमेंट, लिनिमेंट का या हेयर ऑयल का, दैट शोज गुड रिजल्ट इन 50 माइक्रोलीटर एज कंपेयर टू 1 जेम 9। अभी आप मुझे बताइए ये कहा फार्माकोपिया में लिखा गया है? तो ये ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस है जिसके बेसिस पे हमें ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि अदर देन दिस डेसिमल, सेंटीसिमल एंड 50 मिलीसिमल, इज देयर एनी फॉर्मूला और एनी ड्रग व्हीकल प्रपोर्शन विच इज मोर इफेक्टिव देन दिस स्केल, which is already published, which is already available in our pharmacopoeia and in our literature। अभी आप पहले देखें ना, पहले तो एक सिंगल माइजम भी आपको मिल जाता था। अभी नाउ अडे देयर इज नो सिंगल माइजम, देयर इज अ मिक्स्ड माइजम। और आजकल तो इतना ज्यादा ओवरलैपिंग है कि पहले तो एक ही बार में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट योर 100% कॉन्स्टिट्यूशनल वन, 2-3 बार आपको प्लेसिबो या थेरेपेटिक मेडिसिन देके फिर देन आपको एक एक लेयर हटानी पड़ती है, विच इज कॉल्ड स्यूडो लेयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम प्याज के छिलके निकालते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें निकालना पड़ता है। उसके बाद हमें समझ में आता है अच्छा ये थूजा है, अच्छा इसका सोरिक ज्यादा है, अच्छा इसका साइकोटिक ज्यादा, अच्छा इसका सिपिलिटिक ज्यादा है। सो व्हाई नॉट वी अडॉप्ट दिस different mode of standardization, different mode of quality control, different mode of regulation in medicine? I tell you one thing, in our college the pharmacy department, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, एक हमने कंपनी से मदर टिंचर मंगवाया विच इज सील पैक बॉटल, कंपनी का भी हम नाम नहीं बोलेंगे। और जब वो हमने टेस्टिंग के लिए दिया, मदर टिंचर की बात कर रहे, 30-200 अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन की नहीं बात कर रहे। व्हाट दे फाउंड, देयर इज ओनली अल्कोहल, नो एक्सट्रैक्ट,
जब एक्सट्रैक्शन वैल्यू, इट इज वन ऑफ द प्रोसीजर इन फार्मास्यूटिक्स, तो जब एक्सट्रैक्शन वैल्यू निकालने की बारी आई तो पूरा अल्कोहल ही उड़ गया, और जबकि वो सील पैक बॉटल थी। जो एनालाइजर है वो बार बार बोल रहा है कि सर आपने मुझे सील पैक बॉटल दी है और उसमें क्यों लिखा था, इट मीन्स इट इज अ मदर टिंचर इन योर लैंग्वेज। तो क्या सारी कंपनी में हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहे, बट व्हाट वी वांट मोर एंड मोर इवैल्यूएशन in terms of quality control, in terms of standardization, in terms of quantification, in terms of qualification। तो ये समझना जरूरी है। दैट्स वाई होम्योपैथी इज नॉट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ दैट लैक्यूना। तो पहले तो हम ये समझे आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ नाम की एक चीज है, हमें आउट ऑफ बॉक्स जाना है। ठीक है, तो आपको ये जब समझोगे आप कि अच्छा हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है, व्हेन वी हैव द ब्रॉडर विजन, देन ओनली वी अडॉप्ट द होम्योपैथी। otherwise it is just like a magic effect, placebo effect, nothing more, not universally accepted by medical science। Homeopathy considered as alternative therapy, it is not the part of mainstream evidence based medicine। क्यों? क्योंकि हमने अपने सोर्सेस को डिफाइन नहीं किया है, हमने अपने सोर्सेस का मॉड्यूलेशन नहीं किया है। मैं फार्मेसी की भी बात कर रहा हूं, हमारे इसमें फार्मेसी तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, हम फर्स्ट ईयर में पूरी फार्मेसी पढ़ लेते, ठीक है, कि हमारी मेडिसिन कैसे बनती है, हमारी मेडिसिन का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है। जो बी फार्म 4 साल में पढ़ता है और एम फार्म करता है आगे स्पेसिफिक फार्मेसी में, उसमें भी स्पेशलाइजेशन है, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स। बट व्हाट अबाउट होम्योपैथी? नहीं, हमारा तो फर्स्ट ईयर में फार्मेसी कंप्लीटेड है। तो सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट होम्योपैथी में कहाँ हमारे होम्योपैथी में लैक्यूना नहीं है, हम लोगों ने लैक्यूना बनाया है। ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर नॉट एमडी मेडिसिन। डॉक्टर हैनीमैन वाज ऑलरेडी एमडी इन मेडिसिन, आफ्टरवर्ड ही डिस्कवर्ड होम्योपैथी, बट वी आर नॉट एमडी इन मेडिसिन। तो हमें पहले ये समझना जरूरी है, हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए फार्मेसी का, तब जाके हम उसको मेन स्ट्रीम पे ला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती, कई सारी पैरालिसिस या एक्यूट डिसीज कंडीशन, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, हम मेडिसिन देते हैं, वी गॉट द एक्सीलेंट रिजल्ट। बात यह है कि हमें रिजल्ट मिल रहा है, पर फिर भी हम वर्ल्ड या हम दुनिया को इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं बता पा रहे, क्योंकि हमें अपना अपना क्लिनिक चलाना है। द प्रॉब्लम इज दैट। तो हमें एक बोलते ना, एक सेना की तरह, हमें एक फौजी की तरह इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना अपना स्वार्थ छोड़ के, सेल्फ सेंटर्डनेस छोड़ के, कि हमें कैसे इसको आगे लाया जाए। देन ओनली होम्योपैथी बिकम अ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनों को लेके नहीं चलेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सेशन एक सिर्फ पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं है, या कुछ स्लाइड नहीं है, या कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। वी जस्ट वांट टू मेक अ कोलैबोरेशन इन द हेल्दी पर्सपेक्टिव, कि हम कैसे होम्योपैथी को आगे लाए, कैसे हम इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाए। क्या हमें सोरियासिस में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्या हमें एक्जिमा में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है? ये तो एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है। क्या हमें ब्रोंकाइटिस में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्या आर्सेनिक अच्छा काम नहीं करती है? करती है, बट वी हैव टू शोकेस द ब्यूटी विद वेरियस मॉडल। उसके लिए मैं हर बार सेशन में ये बोलता आया हूं, और आपको भी पता है कि जब तक फार्मेसी 4 साल अप्लाइड ना हो बीएचएमएस में, जब तक फार्मेसी एक बी फार्म जैसा अलग सेपरेशन ना हो, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में, बट वी वांट मेन स्ट्रीम इन फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी, जस्ट लाइक बी फार्म, एम फार्म। अभी भी जो हम पीएचडी करते हैं वो इन जनरल कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हमें कोई फार्मेसी में पीएचडी डिग्री नहीं मिलती, पीएचडी होम में डिग्री मिल रही है। तो जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, सी फार्मेसी इज द सॉइल।
आप सोर्स कहां से ला रहे हो, आप स्टैंडर्डाइजेशन क्या कर रहे हो, आप ड्रग डेवलपमेंट क्या कर रहे हो, दिस ऑल कम्स अंडर फार्मेसी. व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस? इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, जहां पे आप ही बता रहे हो कि हमारी एक कमिटी है जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस. वी प्रिवेंट या वी प्रोटेक्ट द दोज ड्रग विच कॉजेज एडवर्स इवेंट. तो व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस? इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फार्मेसी, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी. तो ये आपको समझना जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ हाउ, अभी तो हमने बात कर ली कि क्या क्या लैक्यूनाज है. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक डिजाइन की. तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन सिंथेसिस, ग्रीन केमिस्ट्री. तो हमें क्या क्या देखना है इसमें? प्रिवेंशन, एटम इकोनॉमी, लेस हैजार्ड केमिकल सिंथेसिस, डिजाइन फॉर केमिकल्स, क्योंकि हमारे इसमें कई सारी ऐसी मेडिसिन है जो हम केमिकल से बनाते हैं. वी हैव सो मेनी मेडिसिन विच इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स. सेफर सॉल्वेंट्स, अल्कोहल इज नॉट अ सेफर सॉल्वेंट. गॉट इट माय पॉइंट? तो इसलिए आपको ये देखना है कि सेफर सॉल्वेंट का प्रपोर्शन कितना रखना है. डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, use of renewable feedstocks, reduce derivatives, catalytic activity, design of degradation, real-time analysis, pollution prevention, inherited safety chemistry. So ये आपको थोड़ा सा unfeasible accept नहीं होगा, but these are the specific design regarding with the green revolution. तो इसमें से जो कुछ पॉइंट्स है जैसे कैटालाइसिस, तो जब आप पोटेंटाइजेशन करते हो तो वो क्या है? ब्रेकडाउन है मॉलिक्यूल का. सो इट इज व्हाट? इट इज द कैटालिसिस. इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल माइन्यूट मासलेस स्ट्रक्चर्स. डिजाइन ऑफ डिग्रेडेशन क्या है? आप अल्कोहल ले रहे हो 9 पार्ट, 1 पार्ट मेडिसिन डाल रहे हो, स्ट्रोक दे रहे हो, फिर उसका 1 पार्ट ले रहे हो, फिर अल्कोहल. दिस इज व्हाट? दिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन एलिमेंट. सो अगेन इट कम्स अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है. तो ये सारी चीजें, अब जैसे अगर हम बात करें सेफर सॉल्वेंट, सो दिस इज एडीआर. ठीक है. तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, हमने होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रायल किया एनिमल्स पे, एनिमल्स हो गए बिकॉज ऑफ द अल्कोहल कंटेंट, क्योंकि अल्कोहल का सिडेशन होता है सीएनएस पे. दैट्स व्हाई अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड इन एनिमल स्टडी. तो इसलिए हमें ऐसी कई सारी चीजों को स्पेसिफाई करना है विथ अवर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. एटलीस्ट हम मदर टिंचर को तो कर सकते हैं. स्टार्ट विद द मदर टिंचर, देन गोज अप टू 1x 2x 30 200 1m 10m. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिसिन के फॉर्मुलरी में. इट कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिक्स. नेक्स्ट इज सिंथेटिक प्रोडक्ट्स. एज वी नो, अभी न्यूली एडेड सोर्सेज है हमारे फार्मेसी में. तो उसमें आइसोट्स आता है, एलर्सोट्स आता है और टोटोपैथी है. ठीक है, जिसको सिंथेटिक भी बोला जाता है. तो सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर्स में क्या क्या आता है? वैक्सीन डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी. क्या हम होम्योपैथिक वैक्सीन नहीं, क्या हम प्रोफाइलेक्टिक में होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देखते हैं? बेलाडोना है, वेरियोलिनम है. बेलाडोना के अलावा आप एकोनाइट भी यूज करते हो, पल्सेटिला है. सो देयर आर सो मेनी मेडिसिन विच आर यूज्ड एज अ प्रोफाइलेक्सिस. कम्युनिटी मेडिसिन में आप लोगों ने ही हमें पढ़ाया. तो वैक्सीन डिलीवरी में क्या हमारी मेडिसिन काम नहीं आ सकती है? क्योंकि ये सारे पहलुओं को हमें लेके चलना पड़ेगा. दीज आर द मॉडर्न टेक्निक्स. When we are unable to use this technique, so ultimately we cannot showcase the beauty of homeopathy in evidence-based medicine. तो वैक्सीन डिलीवरी बताना जरूरी है. हाँ, हमारी मेडिसिन का भी फॉर्मुलरी वैक्सीन फॉर्म में हो सकता है. Why not we use plant vaccine in homeopathy? एग्रो होम्योपैथी तो है ना आपके इसमें. सो व्हाई नॉट दिस प्लांट वैक्सीन. ड्रग डिलीवरी, हमने जब किसी स्मॉल मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट किया किसी लिविंग बॉडी में, तो वो कैसे फिल्टर होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे ऑस्मोसिस होता है. क्या ये हम नहीं पढ़ा? क्या हम ये इसके बारे में नहीं जानते? व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? हमने पढ़ा है ना. देयर आर सर्टेन सेलुलर एक्टिविटी, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, जिसमें वो ड्रग को एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से
क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। सो दिस इज द फैगोसाइटोसिस। तो ये हमें होम्योपैथी में लाना जरूरी है। सिर्फ हर बार हम फिलोसॉफिकल, लॉ ऑफ सिमिलर्स, फंडामेंटल्स के बेस पे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस शोकेस नहीं कर सकते। यस, these are the pillar, but we also want to showcase this as a main medicine. जीन डिलीवरी, आपने ही बोला है हमारी मेडिसिन इज अ लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, इट एक्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। यस या नो? So why not we want to showcase the beauty of such minute massless medicine in the genetic structure, in gene composition, in DNA, in RNA, in DNA duplication, in RNA duplication. Why not? आप तो बोल रहे हो ना हमारी मेडिसिन पल्सेटिला ऐसी दिखती है, फॉस्फोरस रिजिड है, ठीक है, पल्सेटिला माइल्ड है, तो व्हाई नॉट वी आर अनएबल, या व्हाई नॉट वी कैन शोकेस द एफिकेसी ऑफ अवर मेडिसिन ऑन सच पार्ट। हमें हर बार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, आपको ये भी देखना है कि कैसे हमारे मेडिसिन का जो माइक्रोन है, कैसा उसका स्मॉल फिगर जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को डिकम्पोज या उसको रेप्लिकेट कर पा रहा है। तभी हम बोल सकते हैं यस अवर मेडिसिन इज डीप एक्टिंग मेडिसिन। डीप एक्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन इट एक्ट ऑन द सेल्यूलर इवेंट अलोंग विद द जेनेटिक कंपोजिशन, तब हम उसको डीप एक्टिंग बोलते हैं। सुपरफिशियल एक्टिंग यानी जब उसका जीन पर एक्सप्रेशन ही नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी जेनेटिक लेवल पे काम ही नहीं कर रही है, इट ओनली वर्क्स ऑन द रिसेप्टर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सो इट इज एक्ट एज अ सुपरफिशियल रेमेडी। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, जिसमें एमआरएनए हो गया, प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स, एंटीजेंस हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, और डीएनए हो गया, ओलिगोसैकेराइड्स। सो दिस ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिंथेटिक ड्रग्स। तो क्या हम सिंथेटिक ड्रग्स सोर्सेज यूज नहीं करते? करते हैं हम, पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एविडेंस फॉर्म में, दैट वी वांट। नेक्स्ट, नाउ यू कैन से, अभी हमने जो बात करी थी बुक की, स्केल की, तो सिर्फ 1 जेम 9 या 1 जेम 99 या 1 जेम 50 मिलीसिमल नहीं चलेगा, या 50,000 नहीं चलेगा। हमें ड्रग की एफिकेसी को 1 जेम 1, 1 जेम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, सारे रेशियो में हमें चेक करना है। दिस आर कॉल्ड पैरेंटरल रेशियो। पैरेंटरल यानी अब इसमें से मेन हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में आएंगे। सपोज हमें 1 जेम 1 में रिजल्ट अच्छा मिला, 1 जेम 5 में मिला, 1 जेम 10 में मिला, तभी हम उसको आगे क्लिनिकल ट्रायल में ले जा सकते हैं। देन ओनली वी कैन से यस 1 जेम 1 इज मोर इफेक्टिव देन 1 जेम 2। व्हाई नॉट? क्या जरूरी है जो फार्माकोपिया में लिखा है हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है? क्या इसके अलावा हम कोई दूसरा वॉल्यूम या दूसरा हम कोई फार्माकोपिया, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल। तो क्या हम अपना एक मॉड्यूलेशन नहीं ला सकते? हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते? हमेशा साइंस का जो एग्जिस्टेंस है वो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन पे होता है। अगर वो स्टैगेंट हो जाए देन इट वैनिश, तो वो हमें वैनिश नहीं होने देना है। हमें अभी 6 वॉल्यूम्स है, 6 एडिशन है, उसके बाद के वॉल्यूम्स हम क्यों नहीं लिख रहे? Why not animal study needed for each and every trial? Why always a healthy prover should be needed? Because we work on both objective and subjective symptoms. So what about the dosage? कोई 10 बूंद देता है मदर टिंचर आधे कप पानी में, कोई 20 बूंद देता है, कोई 4 बूंद देता है। वेयर इज द स्पेसिफिसिटी? नाउ टेल मी, सेम क्वेश्चन, वेयर इज द स्पेसिफिसिटी? तो आप जब तक एनिमल मॉडल नहीं लाओगे देन वी कैन नॉट एबल टू शोकेस दैट ब्यूटी एज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक मॉड्यूल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमने काफी बार अपने फोरम में डिस्कस किया है। अगर रॉ मटेरियल है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट प्रिपेयर्ड पार्ट एंड इन ड्यूरिंग प्रिपरेशन और फिनिश पार्ट। रॉ मटेरियल के लिए क्वालिफिकेशन कैसे करना है? पहले सोर्स का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद प्यूरिटी टेस्ट, फिर उसके बाद उसका सुटेबल पर्पस कि हमें
किस फॉर्म में उसको यूज करना है सो दैट इट कैन शो देयर थेरापेटिक एक्शन। फिर उसकी सेफ्टी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टेबल रहेंगे, ये भी हमें जानना जरूरी है। So these are very very important keynote point. Please note it down. These are very very important part for your perspective. Either you are clinician or some other way. You have to know about this specificity in the raw material. क्योंकि हमारी मेडिसिन रॉ मटेरियल से ही हम बना रहे हैं, है ना, हम मदर टिंचर से फिर फर्दर पोटेंसीज बना रहे, तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द शेल्फ लाइफ एक्सपायरी इन होम्योपैथी, तो आप बोलोगे 5 years और मे बी 10 years, बट वेयर इज द स्पेसिफिसिटी अगेन। एलोपैथी में आप देखो दे हैव अ स्पेसिफिक टूल फॉर शोकेसिंग द एडवर्स इवेंट ऑफ ड्रग, side effect of drug, efficacy of drug, toxic dose of drug, effective dose of drug. What about us? हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप ये कुछ नहीं को क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करिए, हमें इसको थोड़ा सा एविडेंस बनाना पड़ेगा। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम रॉ मटेरियल की स्टेबिलिटी को चेक नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बोलेंगे कि आनिका का शेल्फ लाइफ क्या है। हम सिर्फ यही बात करते हैं अवे फ्रॉम सनलाइट, अवे फ्रॉम डैम्पनेस, अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग बॉटल्स, अवे फ्रॉम दिस, बट दिस आर द थियोरेटिकल। अच्छा अवे फ्रॉम सनलाइट है तो यही बता दो वाई। तो सनलाइट का ऐसा एक्सपोजर क्या है जिससे कुछ केमिकल कंपोजिटरी में चेंज आया, किस कैरेक्टराइजेशन में आपको वेरिएंट मिल रहा है, अगर आप वही बता दोगे तो वो भी प्रमाण हो जाएगा वाई द मेडिसिन शुड बी अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो ये हमें बताना जरूरी है। नेक्स्ट इज नाउ यू कैन सी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बॉटेनिकल ड्रग्स। तो यहाँ पे अगेन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हमें देखना है, फिजिकल, टेक्सोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। फिजिकल में मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, एक्सट्रैक्ट वैल्यू, एश वैल्यू। टेक्सोनॉमिकल में मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, कलर, ओडर, टेस्ट। माइक्रो में क्वालिटेटिव, सैम एनालिसिस, सैम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, पाउडर स्टडीज। अभी हम जितनी भी कंपनीज या जितने भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो क्या सारे के सारे प्रोडक्ट सैम एनालिसिस में गए, क्या सभी का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम अच्छे तरीके से करते हैं? ऐसा नहीं है कोई कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करती। वी आर अगेन नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, दे ऑल आर जीएमपी सर्टिफाइड, दे ऑलरेडी हैव अ स्टैंडर्ड, बट उसका स्टैंडर्ड का बार बार वेरिएंट होना जरूरी है। Variant in terms of their physical characteristic, variant in terms of their chemical characteristics, variant in terms of their taxonomical characteristics, variant in terms of their biological model। अभी आप इसमें देखिए बायोलॉजिकल में आता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन, फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, कितने हेयर प्रोडक्ट का एनिमल टेस्टिंग करते हैं हम, कितने हेयर स्प्रे का हम माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव या कैंडिडा पे, तो ये हमें करके देखना है। केमिकल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, हैवी मेटल डिटेक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप केमिकल सोर्सेज से मेडिसिन नहीं बनाते तो उसमें कितना ट्रेसेस है मेडिसिन का, कितने हैवी एल्कोलाइट से, कितने हैवी मेटाबोलाइट से, कितने हैवी ट्रेसेस है, उसका क्वांटिफिकेशन दैट इज आल्सो नीडेड पार्ट। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक मॉड्यूल फॉर प्रिजर्वायर। ये थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप इसको थोड़ा इजी फॉर्म में समझिए। जैसे आप पहला फिगर देखिए प्रिपरेशन पार्ट। तो प्रिपरेशन में अगर जैसे हम कोई भी दवाई बना रहे तो उसकी विस्कोसिटी, सॉल्वेंट, हाई वोल्टेज, फ्लो रेट, उसका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, ये प्रिपरेशन पार्ट में आ जाता है। फिर आता है ड्रग लोडेशन। ड्रग लोडेशन यानी कि इनकैप्सुलेशन, किस तरीके से वो एक दूसरे से कैप्सुलेटेड है या इनकैप्सुलेटेड है, उसका केमिकल इमोबिलाइजेशन किस तरीके से है, कैसे उसके केमिकल मीडिएटर अरेंज है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन उसका क्या है, ये ड्रग लोडिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है ऑन डिमांड ड्रग रिलीज।
तो ऑन डिमांड ड्रग रिलीज में हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर ड्रग का जो रिलीज है एज पर टेम्परेचर, एज पर लाइट, एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एज पर पीएच, एज पर मेनी अदर मल्टीपल स्टिमुलाई, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड ड्रग रिलीज। तो ये हमें ड्रग का, हर मेडिसिन का, हर सोर्स का करके देखना है। क्या हमारी मेडिसिन टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है? क्या हमारी मेडिसिन लाइट से अफेक्ट नहीं होती है? क्या हमारी मेडिसिन पीएच से अफेक्ट नहीं होती है? क्या हमारी मेडिसिन इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती है? और ये तो अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड है, सो व्हाई नॉट? सो दैट शुड बी नीडेड टू करेक्ट। उसके बाद आता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये देखना है, सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन, जैसे कीमोथेरेपी हो गया, फोटोथेरेपी हो गया, जीन थेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी है। वी हैव सो मेनी मेडिसिन which act as a chemotherapy, which act as a phototherapy, which act as a gene therapy, which act as a immunotherapy। आप ही बोलते हो ना आर्सेनिक जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। कोविड 19 में आर्सेनिक 30 बहुत दी, आयुष ने भी गाइडलाइन जारी करी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इम्यूनोमॉड्यूलेशन, इम्यूनोथेरेपी। तो कितना कंसंट्रेशन में हमें इम्यूनोथेरेपी मिला, दैट वी वांट टू शोकेस, सो दैट यस आर्सेनिक इज used as a immunotherapy and it is accepted worldwide। तो ये हमें ध्यान रखना है। कीमोथेरेपी, देर आर सो मेनी मेडिसिन। कॉन्डोरेंगो वी यूज एज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कैंसर ऑफ लीवर, any type of cancer, when appetite decrease, when weight reduce। तो जीन थेरेपी है, देर आर सो मेनी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन विच आर यूज्ड एज अ जीन थेरेपी। तो क्या ये ऑप्शन हमारे इसमें नहीं है? है, पर हमें इसका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखना है कि इसका इम्प्लांटेशन है या ओरल ड्रग डिलीवरी देना है या स्किन ट्रीटमेंट करना है। हम लोकल ऑयल या ऑइंटमेंट, लिनीमेंट भी तो देते हैं ना स्किन ट्रीटमेंट के लिए। सल्फर का ऑइंटमेंट तो आता है ना, सल्फर का लिनीमेंट भी आता है ना। तो ये हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ओरल डोज से भी कंपेयर करना है। तब हम देखिए, आप ये समझिए कि हम कैसे होम्योपैथी को एक एडवांस कवरेज में ला रहे। जब तक हम इसको एडवांस कवरेज में नहीं लाएंगे, दिस ऑल आर एडवांस टेक्निक, अगर हम इस फॉर्म में नहीं प्रैक्टिस करेंगे, अल्टीमेटली होम्योपैथी इज जस्ट लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट, नथिंग मोर। तो हमें ये प्लेसिबो इफेक्ट को हटाना है। इट इज नॉट ओनली मैजिक इफेक्ट। ऐसे कई सारे मॉड्यूलेशन है, पर चूंकि हमारा एक टाइम ड्यूरेशन एक लिमिटेड है, तो एक मोटे मोटे तौर पे आगे हम इस पे विस्तार से बात भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट फिलहाल के लिए स्टार्टिंग विद जीरो, आप ये समझे कि हमें ये चैप्टर पे ध्यान देना है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, नाउ होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल। जब हम पीजी में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, यूजी में, तो हम हमेशा हेल्दी प्रूवर्स की बात करते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स। व्हाई नॉट एनिमल ट्रायल? अब आधे बच्चे बोलते सर हमें उसमें मेंटल्स नहीं मिलता ना, इसलिए हमें एनिमल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। सेलुलर इवेंट पे कितना कंसंट्रेशन आपकी मेडिसिन उसके मॉर्फोलॉजी या उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रही है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये आप डायरेक्टली क्लिनिकल वैरायटी में नहीं टेस्ट कर सकते हो, इट इज अगेंस्ट द एथिक्स। अगर मान लो आपके ही टिंचर या मेडिसिन से कोई एडीआर आ गया और किसी में फैटल कंडीशन आ गई, देन व्हाट वी कैन डू? वी हैव टू स्टॉप द ड्रग प्रूविंग। तो यहाँ पे प्री क्लिनिकल में बैक्टीरियल, माइक्रोबियल, एनिमल, you have to more focus on that part before entering into the clinical variety। तो ये आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट, दिस इज माइक्रोवेल ऐसे। आप इसमें देख सकते हो, जैसे माइक्रोवेल, दिस इज द पेट्री डिश, दिस आर द फोकाई ऑफ बेसिलर, जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कैंडिडा एल्बिकन्स, स्ट्रिप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, बेसिलस। तो ये सारे बैक्टीरियल ग्रोथ है। दिस इज माइक्रोबियल ऐसे, इसको हम बोलते हैं इन विट्रो स्टडी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम एक इन विट्रो स्टडी की बात करें, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें एक पीक आता है, एक स्टेशनरी फेज है और एक डेथ है। तो पहले ग्रोथ होती है, फिर स्टेशनरी स्टैगनेंट हो जाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, एज पर
द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। तो ये हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का देखना है, हमारी मेडिसिन कितने कंसंट्रेशन में वो ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, या स्टेशनरी फेज ला रही है, या इनिबिट कर रही है। कई बार ऐसा होता है, हमने एपिस दी यूटीआई में फॉर एनी कॉज, तो एपिस लेते लेते एक स्टेशनरी फेज आ जाता है, आइदर 30 to 100 और 1 सो दिस इज द स्टैगनेंट कंडीशन। तो इसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है ड्रग का, जिससे उसकी डेथ हो, बिकॉज वी वांट एंटी एंटागोनिस्टिक एक्शन हमें शो करना है ना, हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना है। तो ये माइक्रोबियल स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फेज ऑफ क्लिनिकल डेवलपमेंट, फेज 1 2 3 4। 1 में होता है अपना ह्यूमन फार्माकोलॉजी, जिसमें हम सेफ्टी की बात करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स की बात करते हैं। फेज 2 में आता है आपका ऑप्टिमल डोजेस क्राइटेरिया। फेज 3 में आता है सेफ्टी एंड एफिकेसी, एंड फेज 4 इज रियल लाइफ डाटा, या इसको बोलते हैं सेफ्टी सर्वेलेंस, फार्माको विजिलेंस, कि हमारी ड्रग कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कॉज कर रही है, तो हमें उसको बैन करना पड़ेगा। ये स्टडी इन एडवांस फॉर्म इट शुड बी नीडेड। ऐसा नहीं ये होती नहीं है, ये हो रही है, बट साइंटिफिक एविडेंस, स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी, स्पेसिफिक मॉड्यूलेशन शुड बी नीडेड। लास्ट पार्ट इज ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग डेवलपमेंट में ड्रग डिस्कवरी है, प्री क्लिनिकल जो मैंने आपको बताया, बैक्टीरियल, इन विवो, इन वाइवो, क्लिनिकल जिसमें 4 फेज है, फेज 1 2 3 4 जो अभी हमने देखा, डाटा रिव्यू यानी एफडीए रिव्यू। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रग को अप्रूव करने के लिए, रजिस्ट्रेशन। और लास्ट में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या मॉनिटरिंग। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ड्रग डेवलपमेंट। तो ये एक ही पार्ट है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हमने इसको एक सेक्शन में हम डिवाइड करके आगे भी हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। पर आज के लिए आप ये समझ जाइए कि ये हमारा 0.5 है। अभी हम 0 थे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, नाउ इट विल बी 0.5। ओके। तो डॉक्टर सूरज हमेशा बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं, और आज जो लिमिटेशन बताई डॉक्टर सूरज ने होम्योपैथी की, और किस तरह से हम उसको दूर करने के लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डॉक्टर सूरज ने रोशनी डाली। ऑब्वियसली हर कोई केसेस प्रेजेंट करता है और एफिकेसी की बात करता है, आज हमें लिमिटेशन जानना भी जरूरी है अपने सिस्टम का, किस तरह से हमें, कहाँ पे हम अपने आप को रोक सकते हैं, या कहाँ हमें पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक दवाई एक्ट नहीं करेगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस का, कि हमें अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर डॉक्टर सूरज ने आज काफी अच्छा सेशन दिया। और ऑब्वियसली फार्मेसी से रिलेटेड जो भी हमारा वो है, जो होम्योपैथी की एफिकेसी को एविडेंस बेस्ड स्टडी बनाती है, वो तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और आगे की फ्यूचर होम्योपैथी में हमें इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग भी रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, जिससे होम्योपैथी को एक नया चेहरा मिल सकता है एविडेंस बेस्ड, और हम बोल्डली एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं डॉक्टर सूरज भदौरिया का आज के सेशन के लिए। थैंक यू मैडम। हाँ। तो इसी के साथ हमारे हिंदी सेशन का टाइम अब ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बी जे बिंदुराज को।